नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। बहराइच को लेके कल और आज दो बहुत बड़े खुलासे हुए हैं। ये ऐसे खुलासे हुए हैं जो उस बात की ओर इशारा कर रहे हैं जो हमारे जैसे लोग पहले दिन से कह रहे थे, जो साफ साफ ये बता रहे हैं कि ये हिंसा जो पूरी बहराइच में हुई है वो हिंसा प्लान्ड हिंसा थी, बाकायदा योजना बना के कराई गई है और इसमें प्रशासन का हाथ है। सीधे सीधे ये बातें सामने आ रही हैं और प्रशासन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का भी हाथ है, ये बात भी सामने आ रही है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को बुरी हार का सामना करना पड़ा था, तो इन चुनावों के पहले साफ साफ अब नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासन के साथ मिलकर एक गंदा खेल रचा है, पूरे के पूरे बहराइच को, महाराजगंज को हिंसा, आग और मौत के हवाले कर देने का। जो पहली खबर आई वो वहां के विधायक सुरेश्वर सिंह के जानिब से आई। हालांकि अब वो बात पलट रहे हैं, लेकिन कल वो एफआईआर वायरल था और उस एफआईआर को पढ़ते हुए बहुत साफ समझ में आ रहा था कि राम गोपाल मिश्रा जो चढ़ा था एक मुस्लिम के घर पे, हरा झंडा हटाया था, उनकी रेलिंग तोड़ी थी, उसकी जो मौत हुई थी उसके बाद उसकी लाश को लेकर जो शव यात्रा निकालने के साथ सारा तमाशा हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के लोगों की साजिश थी, उनका खेल था। विधायक ने साफ साफ कहा है कि हम शांति से ले जाना चाहते थे, जो शव यात्रा है उसको शांति से ले जाना चाहते थे और इस शव यात्रा के समय बवाल पैदा करने के लिए, दंगा पैदा करने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेताओं ने, उसके कार्यकर्ताओं ने पथराव किया और यहां तक कल कहा था, सुरेश्वर सिंह के हवाले से यहां तक बयान आ रहा था कि उनको और उनके बेटे को भी मारने की कोशिश की गई। उन्होंने बाकायदा नाम लिए हैं अर्पित श्रीवास्तव, अनुज सिंह रैकवार, शुभम मिश्रा, कुशमेंद्र चौधरी, मनीष चंद्र शुक्ल, पुंडरीक पांडे अध्यापक, सुधांशु सिंह राणा, इन लोगों के सीधे नाम लिए हैं और इनके साथ कहा है कि अज्ञात भीड़ थी। अब ये सब जो नाम है वो भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़े हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि जो ये पूरा का पूरा खेल है वो कहां से संचालित हो रहा है। जो बता रहे हैं, जो वहां के विधायक बता रहे हैं, उसके हिसाब से जब उसकी लाश को मोर्चरी में रखवा कर वो और डीएम आगे बढ़े तो उनके ऊपर हमला कर दिया गया, पत्थर चले, अद्धे चले यानी आधी ईंटें चली और उसके साथ साथ फायरिंग भी हुई, जिसमें विधायक का जो बेटा है अखंड प्रताप सिंह वो बाल बाल बच गया। ये बात कल भारतीय जनता पार्टी के विधायक के हवाले से आ रही थी। आज वो भले बदल जाएं, उनके ऊपर निश्चित रूप से दबाव पड़ा होगा क्योंकि पार्टी की बदनामी हो रही थी। आज वो भले बदल जाएं, लेकिन दैनिक भास्कर की जो रिपोर्ट सामने आई है वो इस बात को और ज्यादा साफ कर रही है। सबसे पहले तो मैं दैनिक भास्कर और उसके रिपोर्टर को सलाम करना चाहूंगा। बरसों बाद, बहुत अरसे बाद किसी अखबार ने वो काम किया है जो अखबार को करना चाहिए, वरना तो अखबार सिर्फ और सिर्फ सरकार का एक हिस्सा बन के रह गए हैं जो दिन रात दंगा फैलाने वाली खबरें छापते रहते हैं। लेकिन दैनिक भास्कर ने बाकायदा उन लोगों से बात की जो उन दंगों में शामिल थे, हिडन कैमरे पे बात की, छुपे हुए कैमरे पे बात की और उसमें जो उन लोगों ने बताया है उसको सुनते हुए मुझे गुजरात के दंगे याद आ गए। बताया यह है कि पुलिस ने हमें 2 घंटे का वक्त दिया था। एग्जैक्टली यही गुजरात में हुआ था। पुलिस ने 1 दिन का वक्त दिया था कि जो चाहो कर लो, पुलिस रोकेगी नहीं। अब अगर पुलिस 2 घंटे का समय दे रही है और सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो यह आरोप किसके ऊपर जाएगा ये आप तय कर लीजिए। साफ साफ बताया जा रहा है, जो कह रहा है हिडन कैमरे में, उसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि महाराजगंज में पुलिस ने 2 घंटे की खुली छूट दे दी। इस 2 घंटे में गाड़ियां जला दी गईं, दुकानें जला दी गईं, कई महंगी महंगी गाड़ियां फूंक दी गईं, ढेर सारे लोग एक साथ गए थे, कोई भी जिसको मौका मिल रहा था वो आग लगाने का काम कर रहा था। और ये बंदा कह रहा है कि कुछ लोगों ने गद्दारी कर दी, वरना पूरा महाराजगंज खत्म हो जाता। देश के अंदर देश के नागरिक देश के एक इलाके को पूरी तरह से खत्म कर देने की बात कर रहे हैं हिडन कैमरा पर। आप समझ सकते हैं कि इस दंगे की साजिश कितनी गहरी है। और बदनाम किया गया मुसलमानों को कि मुसलमान दंगा कर रहे हैं।
पहले तो आप मुसलमानों की मस्जिद के सामने, मुसलमानों के घरों के सामने गंदे गंदे गाने बजाओ, वहां पर जाकर उनको मां और बहन की गालियां दो, उसके बाद उनके घर में घुस जाओ। हमारा संविधान आत्मरक्षा का अधिकार देता है। अगर कोई मेरे घर में घुस जाएगा हिंसा करने के इरादे से, गालियां देते हुए, बदतमीजी करते हुए, तो मेरा संविधान मुझे यह अधिकार देता है कि अपने घर और घर वालों को बचाने के लिए मैं कोई भी एक्शन लूं। आप खुद सोच के देखिए, अगर आपके घर में कोई इस तरह से घुस जाए, आपके छत पर चला जाए और रेलिंग गिराए, तो वो क्या है तो वो गुंडागर्दी। ठीक है, मारा गया बच्चा, नहीं मारा जाना चाहिए था और बिल्कुल हिंसा नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इससे उसने जो किया वो पाप छिप नहीं जाता है। उसने एक घर, बहु बच्चों वाले घर में जबरदस्ती घुसने की हिमाकत की और उसके छत पर जाकर तोड़ फोड़ की, उनका रेलिंग तोड़ दिया, उनका झंडा जो लगा हुआ था वो निकाल कर झंडा लगाया। ये सारी हरकतें उसने की, जिसके बाद गोली चली और मारा गया। एक बार मारा गया, उसके बाद पहला झूठ फैला, जी भर के झूठ फैलाया गया, नाखून निकाल लिए गए, ये किया गया, शरीर पर इतने निशान थे, फलाना थे, फलाना थे। एक नुपुर शर्मा हैं जो जहर बांटने में एकदम एक्सपर्ट हैं, उन्होंने मंच से, और जिस मंच पर दो दो मंत्री उपस्थित थे, ये सारी बातें कहीं, टीवी चैनलों पर कहा गया, सुधीर चौधरी ने कहा और लोगों ने कहा, इन सारे लोगों ने पहले तो यह झूठ फैलाया। उसके बाद आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ साफ बताया कि यह सारा कुछ झूठ था। उनकी जो मौत हुई थी वो गोली चलने से हुई थी, नाखून उखाड़ने और वगैरह वगैरह के कोई निशानात नहीं मिले। उसके बाद पत्रकारों ने तो नहीं, लेकिन नुपुर शर्मा ने जब प्रेशर पड़ा तो तुरंत माफी मांग ली। माफी मांगने से जो जहर आपने फैलाया है वो जहर कम नहीं हो जाएगा। इसके बाद झूठ फैलाया गया कि मुसलमानों ने दंगा किया। 3 दिन के अंदर कागज पेश करने के लिए लगा दिया गया नोटिस कि अगर 3 दिन के अंदर कागज पेश नहीं हुए तो चल जाएगा बुलडोजर। वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जिसकी वजह से 3 दिन का नोटिस लगाया गया, वरना सीधे बुलडोजर चला देते। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में पहुंचा है, तो बुलडोजर चलाने पर फिलहाल रोक लगी हुई है। 15 दिन का वक्त दिया गया है पेपर्स देने के लिए, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन झूठ बोला गया कि मुसलमानों ने दंगा कराने की कोशिश की। अब यह जो हकीकत निकाल के लाया है दैनिक भास्कर, इसके बाद अगर मुख्यमंत्री महोदय के अंदर थोड़ी भी शर्म होती तो कम से कम अपने गृहमंत्री का इस्तीफा करवा देते, अपना खुद का इस्तीफा दे देते। उनके प्रदेश में पुलिस ने 2 घंटे दंगाइयों को खुली छूट दी है। काश इस देश में न्याय व्यवस्था होती, यह कहते हुए मुझे दुख भी होता है, शर्म भी आती है। लेकिन रिटायरमेंट के पहले जब हमारे आदरणीय चीफ जस्टिस कहते हैं कि फैसला देने, राम मंदिर बाबरी मस्जिद में फैसला देने से पहले मैं ईश्वर के सामने बैठा और मैंने कहा मुझे बुद्धि दीजिए कि मैं क्या फैसला दूं। आपको बैठना चाहिए था संविधान के सामने, संविधान के सारे पन्ने पलट देने चाहिए थे, कानूनों के सारे पन्ने पलट देना चाहिए था, सारी नजीरें देखनी चाहिए थी और उसके बाद फैसला देना चाहिए था। लेकिन आप ईश्वर के पैरों में बैठकर जब फैसला देंगे और न्याय की जो देवी हैं उनकी आंखें खोल देंगे, इसका मतलब साफ साफ है कि आप जो फैसला दे रहे थे वो उतना संवैधानिक सही नहीं था जितना आप ईश्वर के सामने बैठकर ज्ञान जो प्राप्त कर रहे थे उस पर आधारित था। ये बातें हम कभी नहीं कहते, लेकिन आपने खुद कहा है, इसीलिए बार बार कहना पड़ता है कि क्या हमारे देश में वाकई संविधान का राज बचा है। अगर बचा होता तो इस वीडियो के आने के बाद तहलका मच गया होता। इस वीडियो के आने के बाद जांच होती, सीबीआई की जांच वहां पर बिठाई जाती, सीसीटीवी फुटेज में जो कुछ आया है वो देखा जाता, विधायक को बिठा के कहा जाता कि जो आपने बयान दिया है जिससे अब आप पलटने की कोशिश कर रहे हैं वो बयान दोबारा दीजिए, बताइए क्या सच है और क्या झूठ। आप पहले झूठ बोल रहे थे कि अब झूठ बोल रहे हैं। हिडन कैमरे पे जो लड़के पकड़े गए हैं उन लड़कों को पकड़ के तलाशी ली जाती, पूछा जाता उनसे कि तुमको यह सारा कुछ करने के लिए किसने कहा था। 2 घंटे अगर पुलिस वालों ने खुली छूट दे दी थी तो वहां के पुलिस के जितने बड़े अधिकारी हैं उनको बुलाकर बिठाकर कायदे से पूछताछ होनी चाहिए, ताकि यह हकीकत सबके सामने आए कि आखिर ये जो दंगे हुए, जिसमें लोग मारे गए, जिसमें गाड़ियां जला दी गई। आप सोचिए, हीरो होंडा का एक शोरूम जला दिया गया जिसके जो मालिक थे वो हिंदू हैं, लेकिन उसमें पैसा किसी मुसलमान का लगा हुआ था इसलिए उसको जला दिया गया। बहुत सीधी बात है कि लोगों के पास सारी जानकारियां उपलब्ध थीं
ये कोई ऐसी पागल भीड़ नहीं थी जो गुस्से में निकली और जो सामने आया जला दिया गया। बहुत प्लान तरीके से मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए सारा का सारा खेल रचा गया। और अब जब दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कह रही है कि 2 घंटे के लिए पुलिस ने खुली छूट दे दी थी, तो बहुत साफ लग रहा है कि ये जो खेल रचा गया वो लड़कों ने, गुंडों ने नहीं रचा, ये रचा गया किन्हीं और दफ्तरों में, बड़े दफ्तरों में, क्योंकि लड़कों के आदेश पर तो पुलिस 2 घंटे की छूट देने वाली नहीं है। पुलिस उसी के आदेश पर 2 घंटे की छूट देगी जो पुलिस से ऊपर होगा। और कौन होगा वो आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूं। वो कौन लोग थे, उनको कहां से इतनी हिम्मत मिली कि अपने ही विधायक पर हमला कर रहे थे, अपने ही विधायक के बेटे पर गोली चला रहे थे। वो कौन से लोग थे? वो कौन से लोग थे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के काफिले पर, जिलाधिकारी के काफिले पर पत्थर चलाते हैं, बंदूकें चलाते हैं और अब तक गिरफ्तार नहीं है, अब तक पुलिस के पंजे से बाहर हैं? इन लोगों को ताकत कहां से मिलती है यह बताने की जरूरत नहीं है। जब नरेंद्र मोदी प्रचार करते हुए कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, योगी आदित्यनाथ प्रचार करते हुए कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, अरे बट तो गया है देश, बांट तो दिया है आपने देश को, हिंदू और मुसलमान में बांट दिया है। और पहले से ही हिंदुओं के अंदर 100 बंटवारे आपने ही किए हुए हैं। दलित अलग, ब्राह्मण अलग, ठाकुर अलग, ये सारे बंटवारे किए हुए हैं। कैसे नहीं बटेगा हिंदू? जब एक हिंदू दूसरे हिंदू के हाथ का छुआ खाने से भी इंकार कर देगा तो कैसे बटेगा नहीं हिंदू? बताइए। जिन लोगों ने यह बंटवारा खत्म करने की कोशिश की, जिन लोगों ने कोशिश किया कि सामाजिक समरसता हो, जिन लोगों ने कोशिश किया कि सांप्रदायिक सद्भाव हो, वो तो आपको दुश्मन नजर आते हैं, एंटी नेशनल नजर आते हैं। आप जिस तरह से मणिपुर में बांट रहे हैं कुकी और नगा के बीच में, देश में बांट रहे हैं हिंदू और मुसलमान के बीच में, कश्मीर में बांट रहे हैं जम्मू और कश्मीर के बीच में, हर जगह बंटवारा ही तो पैदा कर रहे हैं आप और कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, सिर्फ इसलिए कि हिंदुओं का एक मुश्त वोट आपको मिल जाए और आपकी सरकारें बन जाएं। ये सरकारें बनाकर भी क्या हासिल होगा जब मुल्क लगातार बढ़ता चला जाएगा, जब हर जगह, हर मोहल्ले में, हर शहर में, हर कस्बे में, हर घर में दीवारें खींच दी जाएंगी, तो उसके बाद क्या बचेगा? देश का जब विभाजन हुआ था 1947 में, तो ऐसे ही लोग थे। एक साहब मुसलमानों को एक होने के लिए कह रहे थे, एक साहब हिंदुओं को एक होने के लिए कह रहे थे, और नतीजा यह हुआ कि हिंदू मुसलमान पता नहीं एक हुए कि नहीं हुए, लेकिन देश 2 हिस्सों में बंट गया। और आज फिर से वही सारा खेल किया जा रहा है, फिर से वही सारी साजिश की जा रही है और दंगों का एक पैटर्न बना दिया गया है कि पहले मुसलमानों को उकसाओ, उनकी मस्जिदों के सामने गंदे डीजे बजाओ, फिर उनके यहां कुछ कर दो ऐसा कि पथराव हो जाए, या तो खुद ही पथराव कर दो, और उसके बाद जब दंगे के हालात बन जाएं तो मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला दो, उनको उठाकर जेल में डाल दो। ये एक बिल्कुल पैटर्न बन गया है जो लगातार चलता चला आ रहा है। लेकिन मैं सलाम फिर से करूंगा दैनिक भास्कर को कि उसने इस बार ऐसी शानदार इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट की है कि एक हकीकत जो हम जानते तो थे लेकिन जिसका कोई सबूत हमारे पास नहीं था, वो निकल कर आ गई है। अखिलेश यादव जी ने एक्स पर लिखा है, और भी लोग लिखेंगे। सुरेंद्र राजपूत का ट्वीट में देख रहा था, और भी बहुत सारे लोगों ने इसको ट्वीट किया है। जनता के पास तो ये सब पहुंचेगा, लेकिन जहां पहुंचना जरूरी है कई बार वहां से दर्द होता है। काश सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेता, सीबीआई जांच के आदेश करवाता, वहां पे सीबीआई जांच होती और इस दंगे के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाता, तो फिर शायद आगे ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं होता। लेकिन फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है कि देश को एक ऐसी आग में झोंक दिया गया है जहां से उसको बाहर निकालने में किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम और आप जनता हैं, जो हिंदू, जो मुसलमान हमें देख रहे हैं इस समय, उनसे मैं सिर्फ ये सवाल छोड़कर जा रहा हूं कि इस तरह के दंगों में जो घर जलते हैं, जो शहर बर्बाद होते हैं, उसमें आप भी शामिल हैं, उसमें हम भी शामिल हैं, उसमें हिंदू भी शामिल है, उसमें मुसलमान भी शामिल है। अगर वो चाहेंगे तो मिलजुल कर इसको रोक पाएंगे। जिन लड़कों को एक पार्टी ने हैवान बनाकर रख दिया है, जिन लड़कों से उनका सारा फ्यूचर छीन लिया है, दंगा हो गया, जिनको फायदा होना होगा उनको फायदा होगा, बाकी चाहे हिंदू लड़के हों चाहे मुसलमान हों, कोई जेल में सड़ेगा, कोई जिंदगी भर मुकदमा झेलेगा, उस समय कोई उसको बचाने नहीं आएगा। उनकी जिंदगियां तबाह हो चुकी हैं। उनको एक बार सोचना होगा कि किस बात के लिए अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हैं। कुछ करप्ट नेताओं को कुर्सी पर पहुंचाने के लिए
क्यों वो सीढ़ियां बन रहे हैं जब उनको पता है कि सीढ़ियों को इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, क्योंकि ऊपर से नीचे कोई नेता उतरना नहीं चाहता। अगर वो इस बात को समझेंगे तब तो कोई बात है, वरना जो होगा जैसे होगा, आप भी भुगतेंगे, हम भी भुगतेंगे, और आप और हम इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा मुल्क, हमारा देश, जो इस सारी नफरत को, जहर को भुगत रहा है, कई कई हिस्सों में बंट रहा है, जिसको बनाए रखने, बचाए रखने के लिए जाने कितने लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, और अब उसको बर्बाद करने के लिए ये सारा कुछ खेल रचा जा रहा है। आप क्या सोचते हैं इस पर? आपकी क्या राय है, आपका क्या विचार है, वो कमेंट में जरूर दर्ज कीजिएगा। मैं कमेंट्स पढ़ता हूं, उनसे सीखने की कोशिश करता हूं। आप और हम मिलकर पूरा करते हैं बात को। मैं अपनी बात कहता हूं, और जब आप कमेंट में अपनी बात कहते हैं तब बात पूरी होती है। मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का, आपकी राय का। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।